जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट हम करेंगे रिफ्लेक्सिस से। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिस जो हैं आमतौर पर रिफ्लेक्सिस कहते हैं बॉडी के वो रिस्पॉन्सेस जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड होते हैं, रिस्पॉन्सेस डैट अकर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीन जो है वो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिस की, कि बॉडी के वो तमाम एक्शंस, वो तमाम रिस्पॉन्सेस जो ऑटोमेटिकली, या आप कह लें कि वो रिस्पॉन्सेस जो इमीडिएटली जो है वो परफॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। बॉडी जो है वो एक्शंस जो बॉडी फौरन जो है वो परफॉर्म करे, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिस। तो रिफ्लेक्सिस के लिए स्टूडेंट हम एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि वो एक्शंस, वो रिस्पॉन्सेज जो ऑटोमेटिकली होते हैं, इमीडिएटली होते हैं, या आप कह लें इनवॉलंटरी होते हैं, उनको हम स्टूडेंट नाम देते हैं रिफ्लेक्सिस का। अब हमें जो सिलेबस के अंदर जो चीज डिमांड की गई है वो है जी क्लासिफिकेशन, कि हमने रिफ्लेक्सिस की जो है ना क्लासिफिकेशन करनी है। अब सवाल ये है कि क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम क्लासिफिकेशन जो है ना वो 5 बेसिस पर जो है वो कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं रिफ्लेक्सिस के, आया कि वो रिस्पॉन्सेज जो हैं, वो रिफ्लेक्सिस जो हैं वो इनबॉर्न हैं या फिर एक्वायर्ड हैं। ठीक है। इनबॉर्न रिफ्लेक्सिस वो होते हैं जो बाई बर्थ पहले से ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और एक्वायर्ड वो रिफ्लेक्सिस होते हैं जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो हासिल करते हैं। सो इनबॉर्न जो रिफ्लेक्सिंग रिफ्लेक्सेस होंगे स्टूडेंट, उनको हम अनकंडीशनल या अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस भी जो है वो कहेंगे। जबकि जो हमारे पास एक्वायर्ड होंगे दे आर नोन एज कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है। अब ये सारी बातें स्टूडेंट आपने वन बाय वन करके नोट करते चले जाना है। ठीक है। अच्छा, तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस में वर्किंग के हवाले से बात की जाए तो इसमें जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि चूंकि ये बाई बर्थ बॉडी के अंदर पहले से ही जो है वो मौजूद होते हैं, लिहाजा यहाँ पर हमें किसी किस्म की लर्निंग की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन बॉडी को ये जो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस शो करने के लिए किसी किस्म की लर्निंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बॉडी ने एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस जो हैं वो शो करने हैं, तो इसके लिए जो हमारी बॉडी होगी उसको क्या होगा, प्रीवियस लर्निंग जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर बर्थ जो है, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है वो बेबी का जो मदर फीडिंग एक्शन है, डेट इज इनबॉर्न। ठीक है। दैट इज इनबॉर्न। ठीक है। बेबी जो है बर्थ के फौरन बाद जो है वो मदर फीडिंग करता है। अब ये चीज उसके, ये रिस्पॉन्स, ये एक्शन, ये उसका पहले से ही बॉडी के अंदर जो है वो बिल्ट इन होता है। और अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो आफ्टर स्मेलिंग जो है, लेट्स से एक खास किस्म की फूड जो है वो हमारे सामने रखी जाती है, तो आफ्टर स्मेलिंग जो है वो फूड, हमारे मुंह में जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा जो है वो हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी एक्वायर्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाएगी। सेकंड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सेकंड नंबर पर जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिफ्लेक्सिस की, वो हम करेंगे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट की बिना पर। तो सेकंड जो होगी डेट इज स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट। अब स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट में हम देखेंगे कि बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, अब ये बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड आ सकता है हमारे पास। पोन्स हैं। इसके अलावा जो है वो मिड ब्रेन है। ठीक है। पोन्स जो है वो मिड ब्रेन का ही जो है वो बेसिकली एक पार्ट है, इसको आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेरिबेलम, ये भी हमारे पास मिड ब्रेन का ही, सॉरी, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, पोन्स और सेरिबेलम जो हैं, इसको करेक्ट कीजिएगा, ये दोनों ही जो है वो हमारे पास क्या हैं, ये दोनों ही हाइंड ब्रेन का जो है वो पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ठीक है। अब ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, तो अल्टीमेटली देयर, दीज ऑल दीज एरियाज जो हैं
आर लोकेटेड, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो ये ब्रेन के अंदर जो है वो लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है? मेंटेन बॉडी बैलेंस। ये क्या करेंगे? बॉडी बैलेंस को मेंटेन करेंगे। मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। मेंटेन बैलेंस या इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। इसके अलावा हमारी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है आईज की, मतलब आईज की जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, उसमें भी स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट होगी, उसको हम स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्स के अंदर कंसीडर करेंगे। और विद ड्रावल रिफ्लेक्स, कि अचानक बाजू का पीछे हट जाना या टांग का किसी चीज के साथ टकराने के बाद पीछे हट जाना, इसको हम नाम देते हैं विद ड्रावल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो होंगे फंक्शंस की बिना पर। तो हम फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट, फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट की बिना पर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोटेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है, जो कि होगा बाय फ्लेक्शन, ठीक है, बाजू के बेंड होने की वजह से या बॉडी के किसी भी पार्ट के बेंड होने की वजह से। और सेकंड हमारे पास होगा एंटी ग्रेविटी, जो कि होगा हमारे पास एक्सटेंसर के केस में, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स वर्किंग की अगर हम बात करें तो ये वाला जो रिफ्लेक्स होगा, फ्लेक्सर वाला जो होगा, ये हमें क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आफ्टर हार्मफुल स्टिमुलस, कि अगर कोई हार्मफुल स्टिमुलस मिलता है तो उसके बाद जो है ये काम करेगा एज ए रिफ्लेक्स। और एंटी ग्रेविटी जो है ये हमें क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। एग्जाम्पल्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास हार्मफुल स्टिमुलस में हमारे पास आ जाएगा फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। टू विदड्रॉ हैंड्स, हमारी कोहनी जो है वो बेंड होगी, एकदम से बेंड होगी। कहाँ से? फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलाई, फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलाई। और सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसमें हमारे पास ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस की जो क्लासिफिकेशन होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइनेप्सिस, कि कितने साइनैप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, साइनैप्स कहते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको साइनैप्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आती है हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और एक आती है स्टूडेंट हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के भी हम पढ़ेंगे। तो मोनोसाइनेप्टिक में क्या होगा? ओनली वन साइनैप्स जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जबकि पॉली में क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पर मैनी साइनैप्सिस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन से केसेस हैं जिनमें एक साइनैप्स जो है वो इन्वॉल्व होता है? तो उसमें हमारे पास जो है वो पोस्चरल करेक्शन है, कि बॉडी पोजीशन जो है या बॉडी पोस्चर जो है उसको ठीक करना है, पोस्चरल करेक्शन आ जाएगा। या फिर अपने पोस्चर को मेंटेन रखना, पोस्चरल मेंटेनेंस और पोस्चरल करेक्शन, ये किसमें आ जाएगा? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में। और पॉलीसाइनेप्टिक में हमारे पास एग्जांपल आएगी स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट में जो हमारे पास को जो क्लासिफिकेशन की बेस्ड होगी, डैट विल बी सोमेटिक और ऑटोनॉमिक, कि आया रिफ्लेक्स जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक होगा या ऑटोमेटिकली होगा, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। तो सोमेटिक के लिए हमारी बॉडी के अंदर होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक के लिए होता है हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम वर्किंग की बात करें तो इसमें हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होंगे, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की जो फ्लेक्शन है या
एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंड होना, एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेट होना। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा सोमैटिक में। और अगर हम बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मूवमेंट होती हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्टमक्स के अंदर जो मूवमेंट होती हैं, फिर इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हार्ट के अंदर, वास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट के अंदर मसल्स की मूवमेंट होती हैं, ब्लड वेसल में ब्लड की जो मूवमेंट होती हैं बाय स्मूथ मसल्स, वो क्या होती हैं? सारी की सारी ऑटोमेटिक होती हैं या ऑटोनॉमिक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ पर अल्टीमेटली आ जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अगर स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होंगे रिफ्लैक्स में तो वो कहलाएगा सोमेटिक रिफ्लैक्स। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। और अगर हम बात करें ऑटोनॉमी की, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा जैसे स्वालोइंग है, ठीक है, फिर इसी तरह कफिंग है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिस की क्लासिफिकेशन है जो कि हमने तैयार करनी है। अच्छा, इसके बाद जो है स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ने से पहले हमें स्टूडेंट क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? ये ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये इमीडिएट होते हैं, फौरन बॉडी जो है वो इन एक्शंस को क्या करती है? परफॉर्म करती है। तीसरा, ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये एक्शंस खुद ब खुद बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है? परफॉर्म कर रही होती है। किसके अगेंस्ट? इन रिस्पॉन्स टू, किसके अगेंस्ट में ये कर रही होती है? इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब वो स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है और वो स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क पे। रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं जो वो पाथवे जो एक रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? दी पाथवे फॉलोव्ड बाय। अब इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स के जरिए जो है वो मूव करेगा। द पाथवे फॉलोव्ड बाय नर्व इंपल्स टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो नर्व इंपल्स जो पाथवे फॉलो करता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे अगर इस केस में यहां पर हम देखें, लेट से जी बाहर से जो है ना बॉडी को मिलता है एक स्टिमुलस। ठीक है, अब इस स्टिमुलस को के खिलाफ रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे कौन? करेंगे रिसेप्टर्स। फिर रिसेप्टर्स के बाद क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए उस नर्व इंपल्स को पहुंचाया जाएगा किसके पास? इंटर न्यूरॉन्स के पास, या जिन्हें हम रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। फिर यहां से नर्व इंपल्स जाएगा मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन से फिर जाएगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर अल्टीमेटली क्या करेगा? रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके फंक्शन बताने हैं। तो कितने कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास? पहले आ जाएगा रिसेप्टर। अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं स्टूडेंट, तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाएंगे रिसेप्टर्स, जिनका काम होता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। फिर रिसेप्टर्स के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनका काम क्या होता है? नर्व इंपल्स को, सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से कहां पर लेकर जाना? इंटर न्यूरॉन्स के पास लेकर जाना। अभी ये जो इंटर न्यूरॉन्स है स्टूडेंट, ये बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन भी आ सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आ सकता है। दी गई डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको मेंशन किया गया है। और इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, और देन इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स के जरिए
कहाँ पे पहुंचा देना, लास्ट कंपोनेंट के पास, इफेक्टर्स के पास पहुंचा देना, ताकि वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स आर के कंपोनेंट्स हैं, जिनके फंक्शंस हम ऑलरेडी न्यूरॉन्स के टॉपिक में जो है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो है ना दो किस्म का रिफ्लेक्स आ जाता है। एक हमारे पास जो है वो आ जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, एक आ जाता है हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब ये जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोनो का मतलब होता है वन साइनेप्स, लेट से ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये हमारे पास दूसरी न्यूरॉन है, तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको हम कहेंगे साइनेप्स। ठीक है, अब मोनो का मतलब है एक साइनेप्स, और आप देखें कि ये एक साइनेप्स जो है इसमें टोटल कितनी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगी, इसमें टोटल 2 न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में। अब इसमें एक न्यूरॉन सेंसरी होगी और सेकंड जो न्यूरॉन होगी वो कौन सी होगी, वो हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा, वो हमेशा कौन सी होगी, मोटर न्यूरॉन होगी। ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन होगी। एग्जाम्पल में आप नी जर्क ले सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारी कूहनी को कोई झटका लगता है, तो वो जो एक्शन हमारी बॉडी, हमारी कूहनी जो है वो परफॉर्म करती है, अचानक से पीछे हट जाती है, डेट इज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। सेकंड जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है जी पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब पोली जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ पे बहुत सारे साइनैप्स होंगे, तो बहुत सारे साइनैप्स का मतलब है यहाँ पे दो न्यूरॉन्स नहीं होंगी, बल्कि ज्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। तो इसमें क्या होगा कि सेंसरी न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होगी, मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होगी, और इनके दरमियान इंटर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होंगी। वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सेंसरी न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होगी, एक या एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होंगी, और फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। तो ये हमने रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में जो है वो याद रखना है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टूडेंट टॉपिक होगा वो होगा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज ब्रेन। अच्छा जी स्टूडेंट, ब्रेन का टॉपिक करने से पहले ना हमें, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़े हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन मैंने शुरू में ही बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आ जाता है हमारे पास ब्रेन, और सेकंड स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ब्रेन के टॉपिक को जो है वो शामिल किया गया है। तो ब्रेन के स्टूडेंट याद रखिएगा 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और फिर हमारे पास जो है वो हाइंड ब्रेन आ जाता है। फिर फोर ब्रेन के आगे फर्दर पार्ट्स हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन की डायग्राम भी जो है वो दी गई है। ठीक है, अच्छा अब ब्रेन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से। देखिए ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट येट एक डेलिकेट जो है वो ऑर्गन है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। लिहाजा नेचर ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 3 वेज जो है वो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो नेचर ने ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए 3 वेज जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, लेट से जी हमारे पास फर्ज कर लें कि जी ये हमारे पास है ब्रेन। ठीक है, लेट से ये ब्रेन है। अब ब्रेन को क्या किया गया है, इसको सबसे पहले ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट किया गया है बाय स्कल। ठीक है, एक सख्त किस्म की जो है हड्डियों का एक सिस्टम होगा जिसको हम कहेंगे डैट इज कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, ये फर्स्ट वे होगा जो ब्रेन को क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो क्रेनियम की अगर हम बात करें तो क्रेनियम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, ये हमारी खोपड़ी का वो हिस्सा है जो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है।
या आप कह ले ब्रेन को कवर करता है, डैट कवर्स ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है, ठीक है। और ये हिस्सा कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है, ये हम सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये 8 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट वे। उसके बाद सेकंड वे पर अगर हम स्टूडेंट आए तो सेकंड वे जो है ना, इसी क्रेनियम के नीचे जो है यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये जो 3 मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम नाम देते हैं दीज आर, ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं, इन 3 मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस। इन तीनों मेम्ब्रेन्स को मिलाकर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस। अब ये तीनों मेम्ब्रेन्स में अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाली लेयर की, तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना स्टूडेंट, आउटर जो लेयर होती है बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, और इसको हम नाम देते हैं डैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ठीक है। और ड्यूरा मैटर अगर आप देखें तो कहाँ पे मौजूद है, क्रेनियम के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आएगी वो ड्यूरा मैटर होगी। तो ड्यूरा मैटर के बारे में आपने याद रखना है कि ये कहाँ पर मौजूद होगी, इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू क्रेनियम। क्रेनियम के बाद जो हमारे पास मेम्ब्रेन आएगी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ड्यूरा मैटर होगी। उसके बाद हमारे पास सबसे इनर वाली साइड पर हमारे पास कौन सी लेयर आ जाएगी, सबसे इनर वाली साइड पर हमारे पास आ जाएगी पाया मैटर, ठीक है। और ये जो पाया मैटर है और ड्यूरा मैटर है, इनके दरमियान में हमारे पास एक थर्ड लेयर आ जाएगी, डैट इज नोन एज अरेकनाइड मैटर, ठीक है। मिडल लेयर जो है डैट इज अरेकनाइड मैटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 लेयर्स हो गई, आउटर मिडल और इनर। इन तीनों लेयर्स को मिलाकर, ये जो तीनों लेयर्स हैं स्टूडेंट, इन तीनों लेयर्स को हम क्या नाम देंगे, दीज आर नोन एज मेनिजेस। तो ये सेकंड वे होगा ब्रेन की प्रोटेक्शन का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वे पर। थर्ड वे क्या है जी, ब्रेन के अंदर जो है ना कुछ कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो है कुछ कैविटीज एग्जिस्ट करती हैं, 4 कैविटीज हैं, 4 कैविटीज एग्जिस्ट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर 4 स्पेसिस होती हैं, 4 कैविटीज होती हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिनको हम स्टूडेंट नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का, ठीक है। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये जो खाली जगह हैं, ये क्या होती हैं, ये फिल्ड होती हैं एक फ्लूइड से, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये फ्लूइड भी क्या करता है, कुशन का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ब्रेन के पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और याद रखिएगा, इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कुछ हिस्सा जो है वो ये जो मेनिंजेस हैं, अरेकनाइड मैटर, और ये जो इनर लेयर है पाया मैटर, इनके दरमियान भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब हमने कहा था ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ये हार्ट वाले वेंट्रिकल्स नहीं है, ठीक है। और इन वेंट्रिकल्स, ये सारे के सारे जो वेंट्रिकल्स हैं, ये किससे कवर्ड होते हैं, ये कवर्ड होते हैं, ये फिल्ड होते हैं किससे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें कि जी अब सवाल है कि ये वेंट्रिकल्स होते कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें अगर हम स्टूडेंट बात करें ना फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की, तो जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो वेंट्रिकल होता है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो वेंट्रिकल होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है जी बिटवीन लिम्बिक सिस्टम। ये आगे चल के हम लिम्बिक सिस्टम भी स्टूडेंट पढ़ेंगे। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है जी, ये लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स का नाम भी देते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल को भी और सेकंड को भी हम लेटरल वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और वेंट्रिकल आ जाता है, डैट इज थर्ड वेंट्रिकल। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये जो तीसरा वेंट्रिकल है, ये कहाँ पे पाया जाता है जी, ये तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान। लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान जो है ये पाया जाता है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल एग्जिस्ट बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस। और जो
फोर्थ वेंट्रिकल है, जो हमारे पास चौथा वेंट्रिकल है, ये कहाँ पे पाया जाता है जी? ये पाया जाता है इन मेडुला। ठीक है, प्रेजेंट इन मेडुला। ये भी ब्रेन का पार्ट है, फुल नेम है जी मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ये आपने वेंट्रिकल्स के बारे में भी याद रखना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ब्रेन की तरफ आए। जैसे ये जो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से जो ब्रेन को शो किया है, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में लेकर, इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर हम बनाते हैं, तो जी हमारे पास, लेट्स से जी हमारे पास कुछ इस तरह से ये ब्रेन का जो है वो पार्ट्स बनेंगे। अब ये सबसे ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन का ये वाला हिस्सा आएगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ब्रेन का ये वाला हिस्सा आएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा, और देन लास्ट में हमारे पास जो है वो आ जाएगा ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेन जो है बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, चार तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर से अगर हम आते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्टूडेंट कहलाएगा फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। ये जो है दरमियान में जो आएगा ब्रेन का जो पार्ट आएगा, इसको हम स्टूडेंट कहेंगे मिड ब्रेन। और सबसे नीचे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हाइंड ब्रेन, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। और ये लास्ट में जो है ना हमारे पास इसी ब्रेन के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच होगा, जिसको हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो फोर ब्रेन है, इसके लिए हम एक को टर्म यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोजन। प्रोजन सेफलन टर्म भी जो है, मेडिकल टर्म्स भी जो है वो यूज होती हैं। मिड ब्रेन के लिए इसी तरह मीजन सेफलन। ठीक है, प्रोजन सेफलन, मीजन सेफलन। और हाइंड ब्रेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जी रोम्बन सेफलन। रोम्बन सेफलन। ठीक है जी। अच्छा, अब फोर ब्रेन जो है ना स्टूडेंट, इसको हम फर्दर टू हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें जो अपर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं जी टीलन सेफिलन। टीलन सेफिलन। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं जी डायन सेफलन। टीलन सेफिलन और डायन सेफिलन, ये कुछ टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स हैं, ये भी आपने लाजमी जो है वो याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी फोर ब्रेन की तरफ। ठीक है, फोर ब्रेन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी टीलन सेफिलन। ठीक है, एक पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, टीलन सेफिलन है। और दूसरा पार्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, वो है जी डायन सेफिलन। अब टीलन सेफिलन की अगर हम बात करें, तो टीलन सेफिलम में एक ही पार्ट आता है, और वो आ जाता है जी हमारे पास सेरिब्रम का। ठीक है, टीलन सेफिलन में एक ही पार्ट आता है, और वो कौन सा आ रहा है जी, वो हमारे पास आता है सेरिब्रम का। और डायन सेफिलन की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो डायन सेफिलन में हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है थैलमस, एक हमारे पास थैलमस आ जाता है, और दूसरा जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स बनते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देखें तो मेंशन किए गए हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस बेसिकली पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। ठीक है, अच्छा बात करेंगे हम पहले पार्ट की, सेरिब्रम की। सेरिब्रम की अगर हम बात करें, तो सेरिब्रम जो है ये बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सेरिब्रम है। सो चूंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको क्या किया गया है हमारे ब्रेन के अंदर, नेचर ने इसको क्या किया है, टू हाफ्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और ये जो टू हाफ्स हैं, इनको हम स्टूडेंट कहते हैं, दीज आर कॉल्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। ये जो दो पार्ट्स हैं, सेरिब्रम को टू हाफ्स में डिवाइड किया गया है। ये जो टू हाफ्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स।
याद कीजिएगा स्टूडेंट, चले समझाने के लिए यहाँ पे ड्राइंग भी बना देता हूँ। लेट्स से जी हमारे पास जो है ना ब्रेन के दो सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं। अब इसमें जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा, सॉरी ये लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये राइट वाला है। जो लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा ये बॉडी की राइट साइड को डील करेगा, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा ये बॉडी की लेफ्ट साइड को जो है वो डील कर रहा होगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों हाफ्स बिल्कुल सेपरेट होंगे, बल्कि ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं जी कार्पस कैलोसम। इस कम्युनिकेशन पॉइंट को जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान होता है इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, जिसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा एक्सोन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, एक्सोन्स के बंडल जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि सेरिब्रम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो इसका आउटर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर क्या होती हैं? कंटेन कन्वुलेशन। अब ये जो सेरिब्रम का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसको हम स्टूडेंट कह रहे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं? इसके अंदर ना मौजूद होती हैं बहुत सारी कन्वुलेशंस। कन्वुलेशंस कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे जो है ना बल्स मौजूद होते हैं, या इनको हम ग्रूव्स भी कहते हैं। ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसके अंदर कन्वुलेशंस मौजूद होते हैं, इन कन्वुलेशंस को टेक्निकली नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज गायरी। इनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? गायरी का नाम जो है वो दे रहे होते हैं। अब इसमें कुछ ग्रूव्स, कुछ गायरी जो है ना स्टूडेंट, वो होते हैं डीप। तो जो डीप ग्रूव्स होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं फिशर। ठीक है, उनको हम नाम दे देते हैं फिशर। और जो हमारे पास शैलो ग्रूव्स होते हैं, मतलब कम गहरे, हमारे पास जो ग्रूव्स होते हैं या गायरीज होते हैं, उनको हम स्टूडेंट नाम देते हैं डेट इज नोन एज सल्कस। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं? सल्कस। अब ये जो चीजें मैंने बताई इनको जरा डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास, ये जो ऊपर आपको चार कलर्स में ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर, ये सारा जो है ना स्टूडेंट, ये सारा हमारे पास क्या है? ये सेरिब्रम है, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें तो यहाँ पर ये जो इसका ऊपर ये आपको देखें, यहाँ पे आपको ये कुछ बल से नजर आ रहे हैं वाइट लाइंस की शक्ल में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और हमने कहा था कि इसमें जो ग्रूव्स होंगे, जो बल्स होंगे, जो कम गहरे होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम नाम देंगे सल्कस का। और ये जो चारों कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सेरिब्रम बनाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये क्या है? ब्रेन, हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का सबसे क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। अच्छा, और ये जो चार कलर्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हमने स्टूडेंट क्या किया हुआ है, ये जो सेरिब्रम है इसको डिवाइड किया हुआ है चार लोब्स में। अगर आप इन लोब्स को देखें ना तो हमने डिफरेंट कलर से शो किया। तो ये जो ऑरेंज वाला है इसको हमने टेम्पोरल लोब कह दिया। ठीक है। ये जो हमारे पास पिंक वाला है इसको हमने फ्रंटल लोब कह दिया। ये जो ब्लू वाला है इसको हमने पेराइटल लोब का नाम दे दिया। और ये जो ग्रीन वाला है इसको हमने ऑसिपिटल लोब का नाम दिया। तो ये हमारे पास चार जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास लोब्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। चार जो है वो हमारे पास डिफरेंट लोब्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन लोब्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम के अंदर स्टूडेंट तीन किस्म के ना एरियाज एग्जिस्ट करते हैं। सेरिब्रम जो है, इट कंटेन, सेरिब्रम के अंदर थ्री एरियाज पाए जाते हैं। एक होता है जी सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एरिया क्या करेगा? रिसीव करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन। कहाँ से? फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है। ये क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट में ये जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ इसको आपने लिखना है नोट्स में। सेंसरी एरिया क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को, नर्व इंपल्स को फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है। फिर सेकंड जो एरिया होगा वो स्टूडेंट होगा जी मोटर एरिया। अब ये मोटर एरिया क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। और इसमें ज्यादातर जो है ना सेरिब्रम का फ्रंटल लोब जो है वो एग्जिस्ट करेगा, फ्रंटल लोब एग्जिस्ट करेगा। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा जी हमारे पास एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, या इंटर एरिया भी इसको स्टूडेंट हम कह सकते हैं, इंटर एरिया। ठीक है। अब ये इंटर एरिया क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा।
ठीक है, आने वाली इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करके उसको फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, टेम्पोरल लोब में या ऑसिपिटल लोब के अंदर भेजेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंसरी एरिया क्या करेगा, रिसीव करेगा इन नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर। मोटर एरिया क्या करेगा, गिव रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और इसमें ज्यादातर फ्रंटल लोब शामिल होगा ब्रेन का। और तीसरे नंबर पर होगा एसोसिएटेड एरिया, जिसका काम होगा इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना एंड सेंड टू द रेलिवेंट पार्ट ऑफ लोब ऑफ द ब्रेन। वो फ्रंटल भी हो सकता है, पेराइटल भी हो सकता है, ऑसिपिटल भी हो सकता है, टेम्पोरल भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दीगर डायरेक्ट फंक्शंस की तरफ अगर हम आते हैं सेरिब्रम के, तो सेरिब्रम जो है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज ए कंट्रोल सेंटर। इट एक्ट एज कंट्रोल सेंटर किसके लिए जी, फॉर कंट्रोल सेंटर किसके लिए जी, फॉर साइट। ठीक है, साइट, स्मेल, टेस्ट, इसके लिए गस्टेशन का वर्ड भी हमने यूज किया था, टेस्ट, इसके अलावा स्पीच है, हेयरिंग है। ये वो तमाम जो फंक्शंस हैं उनके लिए ये एक मेन सेंटर के तौर पे जो है सेरिब्रम जो है वो काम करता है। इसके अलावा सेरिब्रम जो है वो बहुत सारी इनवॉलंटरी जो है वो कंट्रोल, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसके अलावा थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जो है वो इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग में इन्वॉल्व है, डिसीजन में इन्वॉल्व होगा, ड्रीम्स, इमोशनल फीलिंग्स, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको डील कौन कर रहा होगा, उनको डील कर रहा होगा थैलेमस। फिर इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस। फिर इसके अलावा और अगर हम ऐड करते जाएं तो एनालिसिस है, और इंटरप्रिटेशन है मेमोरी की। ठीक है, मेमोरी का काम भी जो है ये करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम आ जाए, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं हमारे पास थैलेमस की तरफ अगर हम आते हैं, तो थैलेमस क्या कर रहा होता है, थैलेमस रिसीव कर रहा होता है तमाम किस्म की सेंसरी इनपुट को, रिसीव ऑल सेंसरी इनपुट, सवाए किसके, सवाए सेंस ऑफ स्मेल के। ठीक है, एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल के अलावा ये हर तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। और दूसरा ये क्या काम करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है, ये एक रिले सेंटर का काम करता है। ठीक है, फॉर सेंसेशन फ्रॉम आई, अगर वो इंफॉर्मेशन आ रही है आई से, ईयर से, ठीक है, स्किन से, या फिर बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वहां से। ठीक है, तो ये हमारे पास थैलेमस का जो है वो फंक्शन है। और याद रखिएगा थैलेमस जो है ये ओवल शेप होता है, इसकी जो शेप होती है डेट इज ओवल शेप। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम लिम्बिक सिस्टम की तरफ आ जाएं, तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास जो है वो थ्री पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर हमारे पास आ जाएगा हाइपोथैलेमस, जो ऊपर मेंशन भी किया गया था। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा अमगडाला आ जाएगा, अमगडाला। और फिर लास्ट पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी हिप्पोकैम्पस। ये थ्री पार्ट्स जो हैं इनको कोलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। बारी बारी अगर हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करें, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डील कर रहा होता है, जैसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसकी जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है। फिर इसके अलावा ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे भी जो है वो काम कर रहा होता है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान, ये एज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, रिले सेंटर भी काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। फिर इसके अलावा जो है वो ये हंगर, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, ठीक है,
ये सारे जो फंक्शन है उनको क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। इसके अलावा स्लीप एंड वेक साइकिल, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हाइपोथैलेमस डील कर रहा होता है। अमगडाला की अगर बात करें तो ये क्या करता है जी, इट ये ज्यादातर फीलिंग्स को डील करता है, लाइक सेंसेशन ऑफ प्लेयर है, ठीक है, सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट, सेक्सुअल अराइजल, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल है, फिर फीलिंग ऑफ फेयर एंड रेज, फीलिंग ऑफ फेयर एंड रेज, ठीक है, दुख और गम वगैरह जो है उसकी फीलिंग्स को भी ये क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है और लर्निंग में जो है वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे साइज का होता है ह्यूमंस के अंदर। सब पार्ट्स इसके कोई नहीं है। ये क्या काम करता है जी, ये काम करता है जी, रेटिकुलेट फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है, ये काम करता है जी एज अ रिले सेंटर, ठीक है, एज अ ब्रिज जो है वो ये काम कर रहा होता है, रिले सेंटर, कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है हाइंड ब्रेन को, किसके साथ, फोर ब्रेन के साथ। जाहिर सी बात है दरमियान में आ रहा है तो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ जो है वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और क्या करेगा, बॉडी से आने वाली जो इंफॉर्मेशन होगी उसकी स्क्रीनिंग करेगा, और स्क्रीनिंग करने के बाद उसको क्या करेगा, कंटेन ऑडिटरी रिले रिफ्लेक्स, ठीक है, इसके अंदर ऑडिटरी रिले रिफ्लेक्स भी होगा, ठीक। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी हाइड ब्रेन पे, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अब इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स में हमारे पास आ जाएंगी पोन्स आ जाएंगी, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ही अक्सर लिखा जाता है, फुल नेम है जी मेडुला ओब्लंगेटा। और देन हमारे पास आ जाएगा जी सेरिबेलम, याद रखिएगा स्टूडेंट, सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। और ये सबसे ज्यादा जो है हाईली डेवलप्ड होता है बर्ड्स के अंदर, हाईली डेवलप होता है किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके फंक्शंस को हमने याद करना है, तो फंक्शंस पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स जो हैं ये क्या करते हैं जी, इट एक्ट एज, पोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ ब्रिज, ये ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन, अब किस किस के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, तो ये जी काम करते हैं सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम। तो थ्री पार्ट्स हैं ब्रेन के, ये तीन पार्ट्स हैं जिनके दरमियान ये राब्ते का काम करता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, ठीक है, सोने के वक्त और जागने के वक्त जो चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में उसको भी ये डील कर रहा होता है, ठीक है, जो टेम्परेरी तौर पर आती हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, और इस मामले में ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ कोऑर्डिनेट करता है, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि अकेला ये डील नहीं करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा भी जो है वो साथ में डील कर रहा होगा। मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो ये काफी सारे बॉडी के ऑटोमेटिक जो फंक्शंस हैं उनको डील करता है, कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब वो कौन कौन से हैं जी, वो हमारे पास जैसे ब्रीदिंग रेट है जिसकी अभी मैं ऊपर बात कर रहा था, इसमें पोन्स भी जो है ये हेल्प करेंगे। फिर इसके अलावा हार्ट रेट है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, स्वालोविंग है, तो ये सारे वो तमाम जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं उनको
मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेरिबेलम की, जो कि सबसे हाईली डेवलप्ड होता है बर्ड्स के अंदर, ये क्या करता है जी, ये गाइड करता है, गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन, ठीक है, या एक्यूरेट मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, मोशन मतलब मूवमेंट ही है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी पोजीशन को मेंटेन रखता है, मेंटेन बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन की मेंटेनेंस का बायस बनता है। फिर इसके अलावा कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, वो मूवमेंट्स जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, वो रिस्पॉन्स, वो एक्शन जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, और इसके साथ साथ जो है वो मेमोरी स्टोरेज में भी जो है वो इन्वॉल्व होता है, मेमोरी स्टोरेज में भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये स्टूडेंट हमने ब्रेन और ब्रेन के तमाम जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस ही ये डिस्कस किए, जिनको आपने याद है। तो ये सारे यहाँ पर आप देखें, जैसे हाइपोथैलेमस यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है। फिर इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप देखें सेरिबेलम है, मेडुला है, पोन्स हैं, ठीक है, थैलेमस है। ये सारे क्या हैं जी, ब्रेन के पार्ट्स हैं जिनके हमने फंक्शंस जो हैं वो स्टडी किए। इसके बाद जो है ना स्टूडेंट, हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो पास्ट में एमडी कैट पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो एमडी कैट पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो एमडी कैट के अंदर पूछे जाते हैं, और जो लेक्चर हमने पढ़ा है क्या उसके अंदर ये तमाम एमसीक्यूज मौजूद हैं या नहीं है। तो हमें एक आइडिया काफी हद तक जो हो जाएगा। नेक्स्ट, सो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन, तो वो हमने पढ़ा था नोसिसेप्टर्स। नेक्स्ट है जी, व्हेन योर फिंगर गेट्स कॉट इन द डोर द पेन मैसेज इज सेंड टू योर ब्रेन थ्रू, ठीक है। तो ये मैसेज किसके जरिए जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, याद कीजिएगा, मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से ही जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है मिकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ प्रेशर, ठीक है, यहाँ टच का स्टिमुलस जो है वो रिसीव करते हैं। द इफेक्टर्स इन ह्यूमन बॉडी विच रिस्पोंड टू आ स्टिमुलस, ठीक है, तो वो कौन से होंगे जी, हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो दो किस्म के इफेक्टर्स होते हैं, मसल्स भी और ग्लैंड्स भी, ठीक है। इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि फिल वक्त हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ ग्लैंड्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट है जी, विच स्ट्रक्चर्स रिस्पोंड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय अ मोटर न्यूरॉन, तो ये मैंने आपको लेक्चर न्यूरॉन के टाइप्स के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था इफेक्टर्स के बारे में। इफेक्टर्स वो पार्ट्स होते हैं जो रिस्पोंड करते हैं जब मोटर न्यूरॉन के जरिए उनको सिग्नल दिया जाता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो वो कौन लेके जाता है जी, वो लेके जाता है एक्सोन। डेंड्राइट टूवर्ड लेके जाते हैं, एक्सोन अवे लेके जाते हैं। नेक्स्ट है पिक आउट द प्रेशर रिसेप्टर्स, तो वो हमारे पास है मिकेनो रिसेप्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स कौन प्रोड्यूस करता है, वो स्टूडेंट करते हैं इफेक्टर्स। नेक्स्ट है जी, जो टेस्ट बर्ड्स हैं ऑन दी टंग आर एग्जांपल्स ऑफ, तो वो हमारे पास हैं स्टूडेंट कीमो रिसेप्टर्स, याद कीजिएगा। टंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं हम गस्टेशन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, और ये मैंने आपको बताया था ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कीमो रिसेप्टर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्सेप्ट यूनिपोलर न्यूरॉन, तो बेसिकली सेल बॉडी बेसिकली वो पार्ट है जो हर न्यूरॉन के अंदर ही जो है वो पाया जाता है। अच्छा, साथ में अगर आप न्यूक्लियस मेंशन कर लेंगे तो वो भी, क्योंकि जब सेल बॉडी की बात करेंगे तो साथ न्यूक्लियस भी लाजमी होगा। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स आर सेल्स अडेप्टेड for the rapid conduction of impulses as they have long thin processes called, तो उनको हम क्या नाम देंगे जी, that are axons। the reflex action is the phenomena which only इन्वॉल्व, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स और स्पाइनल कार्ड। बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको ज्यादातर जो है स्पाइनल कार्ड जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बेस्ट डिस्क्राइब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो स्टूडेंट आपको याद होगा नर्व इंपल्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो आउटसाइड है वो नेगेटिव होता है, और जो इनसाइड है वो क्या होता है, वो आउटसाइड जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जो इनसाइड है वो स्टूडेंट क्या हो जाता है हमारे पास, पॉजिटिव हो जाता है। ये लगा हुआ है जी, ठीक है, ये नहीं है,
हमारे पास इन आउटसाइड नेगेटिव होगा और इनसाइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है जी टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट। नॉर्मली जो न्यूरॉन होती है वो क्या होती है, इज मोर पॉजिटिव आउटसाइड देन इनसाइड। जब भी टिपिकल न्यूरॉन की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हुई होगी। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो एक्स स्टूडेंट हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पे जो बम्प्स आता है इसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, ठीक है। और ये कंडीशन यहाँ से कौन सी स्टेट स्टार्ट हो जाती है, डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवेयर टू एनदर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन इज थ्रू, वो किसके जरिए होती है जी, वो होती है साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी जो है ना, ये जंप के लिए वर्ड यूज होता है। तो जब माइलिनेटेड न्यूरॉन में इम्पल्स नोड टू नोड मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन, और उस नर्व इम्पल्स को कहेंगे साल्टेटरी इम्पल्स। हाउ मेनी सोडियम आइंस आर पंप्ड आउट एंड पोटाशियम आइंस आर पंप्ड इनटू द सेल बाय द सोडियम पोटाशियम पंप ड्राइविंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा हाउ मेनी सोडियम आइंस आर पम्प्ड आउट इन रिस्पॉन्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था 3 सोडियम आइंस जो हैं वो अगर बाहर आएंगे तो बदले में 2 पोटाशियम जो है वो अंदर जाएंगे। ये लाजमी याद कीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश इंपल्स ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग दी सेंसरी न्यूरॉन। तो अगर स्टिमुलेशन अबव थ्रेश होल्ड होगी, थ्रेश होल्ड हमने स्टिमुलस पढ़ा था वो कितना होगा जी, -55 मिलीवोल्ट, जो कि मिनिमम है इंटेंसिटी होती है स्टिमुलस की न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करने के लिए। तो अगर स्टिमुलेशन इससे अबव होगी तो वो जो इम्पल्स होगा वो ब्रेन को जाएगा अलोंग सेंसन, वो होगा जी थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट है इन एन एक्शन पोटेंशियल द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आइंस इन द न्यूरॉन इंक्रीज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था ना, सोडियम आइंस एंटर होते हैं, तो वो जब सोडियम गेट ओपन होते हैं तो सोडियम आइंस की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और जब पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं तो पोटाशियम की परमिएबिलिटी बाहर जाने के लिए जो है वो बढ़ जाती है। ये लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट कंट्रोल सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये ब्रेन के वो पार्ट है जो ऑटोमेटिक फंक्शंस को काफी सारों को डील करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, तो वो भी मौजूद होता है जी मेडुला के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है थैलमस एंड सेरिब्रम आर अ पार्ट ऑफ, तो अल्टीमेटली ये तो बहुत सिंपल है, ये 4 ब्रेन का पार्ट है। फिर हमने पढ़ा था राइट और लेफ्ट हेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्टेड होते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम, और उसमें टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होती। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन एंड मेंटेन बॉडी पोजिशन दैट इज सेरिबेलम, जिसको हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। फर्स्ट कौन सा स्टूडेंट, सेरिब्रम, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज दैट इज सेरिबेलम, अगेन आ जाएगा, ये जीपीएस का काम करता है एक तरह से, और बर्ड्स के अंदर काफी हाईली जो है ये एडवांस्ड होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड इन, तो ब्रेन जो है वो किसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, क्रेनियम के अंदर, ठीक है, पार्ट ऑफ स्कल। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास में 8 बोन्स होती हैं। ह्यूमंस हैव होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड दैट इज हाइपोथैलेमस, इसको हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कितनी लेयर्स करती हैं मेनिंजेस की, तो वो स्टूडेंट होती हैं देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस जो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट एमसीक्यू से काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि हमने जो चीजें लेक्चर में पढ़ी हैं वही आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, तो इनशाला आपके तमाम के तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो बासानी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको लेक्चर के खुद नोट्स तैयार करने होंगे और उनको बार बार जो है वो रीड करना होगा, ठीक है।